हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो की शुरुआत हम आपसे क्वेश्चन मार्क से शुरू करेंगे। क्या आप र के विभिन्न प्रयोग को जानते हैं? क्या आप तालव्य श और मूर्धन्य श के प्रयोग जानते हैं? कब और कैसे होता है? क्या आप ड और ईश ड में अंतर जानते हैं? क्या आप ढ और इस बिंदु वाले ढ के प्रयोग में आप अंतर जानते हैं? नहीं तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है और आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं वर्ण से संबंधित पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने स्वर वर्ण के बारे में देखा, पार्ट 2 में हमने व्यंजन वर्ण के प्रकार के बारे में देखा और उसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में करने वाले हैं। उससे पूर्व हम लोग जान लेते हैं आगत वर्ण क्या है। वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। आगत वर्ण, इसको भी हमने पार्ट 1 में भी चर्चा किया था। जो वर्ण विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें आगत वर्ण कहते हैं और भाषा में उच्चारण की समर्थता यानी कि सामर्थ्य और शुद्धता बनाए रखने के लिए इनका प्रयोग आवश्यक हो जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल सजा, देखिए इस सजा माने होता है दंड और इस सजा मतलब होता है सजावट, और इन दोनों के अंतर में भारी अंतर है। ये दोनों के प्रयोग में भारी अंतर है। इस अनुसार हिंदी में 2 प्रकार के आगत वर्ण हैं। पहला स्वर, जिसमें आ, एक कॉलेज, कॉपी, डॉक्टर, बॉल, कॉपी, इनका प्रयोग हूबहू हिंदी भाषा में होता है और ऐसे ही प्रयुक्त होते हैं। और दूसरा है व्यंजन, ज, इस ज के नीचे ऐसे नुक्ता दिया जाता है, बिंदु, सजा, जहाज, मजाक, जमीन आदि। फ, फैसला, सफेद, सफर, साफ इत्यादि। आइए अब हम लोग इंटरेस्टिंग पॉइंट र के विभिन्न प्रयोग के बारे में जानते हैं। जब स्वतंत्र रूप में र का प्रयोग होता है तो उसमें कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे रात, राम, राज, और भी जब इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप में करेंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जब कोई वर्ण र से संयुक्त होता है तब इसके लिए 3 रूप हो जाते हैं, जैसे प्रेम, प्रेम में देखिए र नीचे आया है, कर्म ऊपर लगा है, ट्रक नीचे लगा है। इसी 3 रूपों को इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं इन प्रयोग से संबंधित नियम के बारे में, जो कि इस प्रकार है। सबसे नियम फर्स्ट, जब र से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो, यानी स्वर रहित व्यंजन कहने का मतलब उसमें स्वर की मात्रा नहीं हो, तो र उसके पैरों में लग जाता है। जैसे प, इसमें स्वर की मात्रा नहीं है। जब इसके साथ र प्रयुक्त होगा तो आप देख सकते हैं शब्द क्या बनेगा, प्र, और इससे संबंधित शब्द प्रदीप, प्रणाम, प्रमाण, प्रतिमा इत्यादि। उसी प्रकार इस ग में देखिए स्वर की मात्रा नहीं है, इसलिए इसमें हलंत लगा है, और जब इसका प्रयोग र के साथ होगा तो नीचे आ जाएगा और शब्द बना है ग्रह, और ग्रह से शब्द ग्रसित, ग्रह, ग्रहण। ठीक एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं। इस क में स्वर की मात्रा नहीं है और इसलिए हलंत लगा है। जब इसका प्रयोग र करेंगे तो पैरों में आएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा, तो वर्ण बनेगा क्र, क्रम, क्रमांक, क्रमशील इत्यादि। तो ये रहा क का पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग देखते हैं, जब र का प्रयोग स्वर रहित से होता है तो यह अपने बाद में आने वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है, यानी कि दूसरा पहले देखा कि पहले लग जाता है, पैरों में लग जाता है और उस पर लग जाता है। जैसे र स्वर रहित है, जब इसका प्रयोग करेंगे स्वर सहित के साथ तो क्या बनेगा, ऊपर बन जाएगा कर्म, धर्म, वर्ब, गर्म, मार्मिक इत्यादि। ठीक तीसरा नियम है, जब इसका प्रयोग ट वर्गों के साथ यानी टठ डढ़ अड़ के साथ इसका प्रयोग किया जाता है तब ना यह पैर में लगे ना ऊपर लगेगा, कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। जैसे
देखिए ट वर्ग है, ट ठ ड, ट में ट्रम नीचे आया है, ड्रम नीचे आया है, राष्ट्र नीचे आया है, राष्ट्रीय, ट्रक। इस ट वर्ग के साथ र कहाँ लगता है? नीचे लगता है। और एक और देखिए, जब र में छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा कहाँ लगता है? न नीचे न लगा करके कहाँ लगाई जाती है? बीच में लगाई जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, र में मात्रा ऊपर नीचे नहीं लगता है, ऊ की मात्रा कहाँ लगती है? बीच में लगती है। आइए मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ड, ड, ढ और ढ में अंतर देखते हैं। ड और ढ जो हैं ये हिंदी के ही व्यंजन हैं। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ में, मध्य में और अंत में कहीं भी किया जा सकता है। लेकिन ये जो ड और ढ है, जिसके नीचे पॉइंट लगा है, नुक्ता लगता है, बिंदु लगा है, इनका प्रयोग शुरू में नहीं कर सकते हैं। जब करेंगे तब मध्य में, नहीं तो अंत में ही इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ड का प्रयोग देखिए, यहाँ पे ड शुरू में आएगा तो नीचे बिंदु नहीं लगेगा, लेकिन यही ड जब बीच में आएगा तो पॉइंट नीचे लगेगा। उड़ान, बड़ा, घड़ा, घोड़ा। उसी प्रकार ढ शुरू में आएगा तो पॉइंट्स नहीं लगेगा नीचे, लेकिन बीच में आएगा तो पॉइंट लगेगा, यानी कि चढ़ाई, बाढ़ इत्यादि। अब हम तालव्य श और मूर्धन्य श में भी अंतर देख लेते हैं। ये दो भिन्न व्यंजन अवश्य हैं, लेकिन अब इनका प्रयोग उच्चारण में अंतर नहीं रह गया है। जब एक ही शब्द में तालव्य श और मूर्धन्य श का प्रयोग एक साथ करना होगा तो सबसे पहले तालव्य श आएगा, उसके बाद मूर्धन्य श आएगा। जैसे विशेष, तालव्य और मूर्धन्य दोनों आया है, इसलिए श पहले आया है मूर्धन्य श से पहले। विशेषण, विशेष्य, विशेषता, शिष्य। एक बात और है, जब तालव्य श और मूर्धन्य श प्रयोग ट वर्ग से किया जाता है तो पहले मूर्धन्य श आता है। जैसे शिष्ट पहले आया, शिष्टाचार ट से पहले मूर्धन्य श आ रहा है। कष्ट, कष्टदायक, विशिष्ट। जिस प्रकार हम लोग संधि पढ़ते हैं, संधि विच्छेद, उसी प्रकार आपको वर्ण विच्छेद पढ़ना है। वर्ण विच्छेद क्या कहता है? जब शब्द के वर्णों को अलग अलग लिखा जाता है। आपसे पूछा जाता है कभी कभी, ये ट्रेंडिंग में नहीं है लेकिन पहले पूछा जाता है, क्या बता आपके एग्जाम में फिर से आ जाए। तो जब शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो इसे लिखने की क्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। एक शब्द हम आपको बता देते हैं, जैसे दिनकर। तो जब द से स्वर की मात्रा हटाएंगे, द में छोटी ई यानी स्वर की मात्रा है, तो इसके नीचे हलंत लगाएंगे। कोई दिक्कत? जैसे दिनकर है, दिनकर, इसका हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे, इसमें स्वर की मात्रा नहीं है तो द, और द में छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई। न में स्वर की मात्रा अलग हटाएंगे, न। क में भी से भी स्वर की मात्रा अलग हटाएंगे तो क। र से भी स्वर की मात्रा अलग हटाएंगे तो र, दिनकर। चलिए एक और हम बता देते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है परीक्षा। प जब परीक्षा दिया हुआ है, इसका वर्ण विच्छेद हम लोग करते हैं। तो प से स्वर हटाएंगे तो हलंत लगेगा प और इसमें अ। र में बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई। और ये छ जो है, हमने आपको क्या बताया था, ये छ संयुक्त व्यंजन है। और यह किसका किसका संयुक्त रूप है? तो क, मूर्धन्य श और छ में आ के मात्रा है तो परीक्षा। तो इसे कहते हैं हम लोग वर्ण विच्छेद। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इस टॉपिक में, इस पार्ट में तो हम लोग अल्प प्राण, महाप्राण और घोष अघोष की चर्चा नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली पार्ट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।